हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार हिस्ट्री पॉइंट हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार हिस्ट्री पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी और पॉलिटी में पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। आपको बताया गया था कि जो भारत का संवैधानिक विकास है उसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो वो जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और दूसरा वो जब भारत जो ब्रिटिश भारत है उसका शासन ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया था। तो पहला पॉइंट है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ठीक है, ये है हमारा पहला पॉइंट। जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल था, उस समय शासनकाल किस पर था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत के अंडर में जो भारत का भूभाग था उसे ब्रिटिश भारत कहा जाता था, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट आता है आपका नंबर 1, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। संवैधानिक विकास के क्रम में इसे सर्वप्रथम प्रयास माना जा गया है, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में तो व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन बाद में उन्हें भारत में व्यापार करने के साथ साथ राज्य भी करने लगे। कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद उस क्षेत्र की व्यवस्था को बनाने के लिए उन्होंने कुछ कायदे कानून बनाए, जिनमें से पहला प्रयास था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। इस एक्ट में जो सबसे पहला प्रयास था, इस एक्ट या अधिनियम में बंगाल के जो गवर्नर थे का जो पद था वो उसे गवर्नर जनरल के पद का नाम दे दिया गया। गवर्नर जनरल के पद का नाम दे दिया गया। यह पहली मूवमेंट थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। इसके बाद एक जो गवर्नर जनरल के सहायता के लिए समिति गठित की गई थी, उसकी सदस्य संख्या थी रखी गई 4 सदस्य संख्या रख दी गई। और इसमें क्वेश्चन मोस्टली आता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। एक क्वेश्चन यहां से आता है कि जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे।
इस एक्ट के तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनके अधीन मद्रास और जो बम्बई थी उनके गवर्नर को भी कब पर भी बंगाल के जो गवर्नर मद्रास और बम्बई तो प्रेसिडेंसी थी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दी गई। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत एक कार्य और हुआ था, वो था आपका कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना। सन 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे। जो आपका ये 1773 का एक्ट है, केवल इसमें से यही क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या देख लीजिए। इसके बाद आपका आता है पीट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें पहला कार्य क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल की समिति में के सदस्यों की संख्या 4 रखी गई थी उसे 3 कर दिया गया। सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। 4 से घटाकर 3 कर दी गई। यही इस एक्ट का एक मुख्य पहलू था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देख लीजिए। इसके बाद आपका आता है सत्रह सौ चौरासी का 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम। का अधिनियम। ठीक है, इसका इसमें पहला कार्य क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल की एक समिति गठित की गई थी, इससे पहले गवर्नर जनरल उनके लिए गए निर्णय को निरस्त नहीं कर सकता था,
लेकिन इस एक्ट के आने के बाद गवर्नर जनरल को यह पावर दे दी गई कि वो अपनी समिति के लिए गए किसी भी निर्णय को निरस्त कर सकता है, यानी मानने के लिए वह बाध्य नहीं है। और जो गवर्नर जनरल था उसे प्रधान सेनापति पद दे दिया गया, यानी जो गवर्नर जनरल था उसे प्रधान सेनापति का पद भी दे दिया गया। और एक क्वेश्चन यहां से आता है कि वो कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्हें पहली बार दोनों पद यानी प्रधान सेनापति और गवर्नर जनरल का प्राप्त हुआ था। जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रथम ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्हें प्रधान सेनापति का पद भी प्राप्त हुआ था या दे दिया गया था। एक बार देख लीजिए इसे। अब आपका आता है चार्टर एक्ट 1793। इस एक्ट के तहत पहला कार्य क्या हुआ? 1793 के तहत कंपनी के जो ब्रिटिश कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका भारत पर व्यापार करने का जो अधिकार पत्र था उसे 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है। और दूसरा कार्य किया गया कि जो नियंत्रक मंडल के सदस्य थे उन्हें भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाएगा। भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था इस अधिनियम के तहत की गई थी। देख लीजिए एक बार। अगला आपका आता है चार्टर्ड एक्ट 1813। चार्टर्ड एक्ट 1813। इस एक्ट के तहत कंपनी का जो एकाधिकार था वो कम कर दिया गया था और अंग्रेजों को खुले व्यापार की छूट दे दी गई थी। अंग्रेजों को खुले व्यापार की छूट दे दी गई थी कि कोई भी व्यक्ति आके भारत में अपना व्यापार कर सकता है। ठीक है, देख लीजिए एक बार। एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। खुले व्यापार की छूट दे दी गई थी। नंबर 3 है ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने के लिए करने की छूट दी गई थी।
चौथा कार्य हुआ था आपका शिक्षा के ऊपर प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है। चार्टेड एक्ट 1813 के अंतर्गत ये 4 कार्य हुए थे। एक तो आपका कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर कर सभी अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट दे दी गई थी। दूसरा, आपका ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार के लिए खुला आमंत्रण था। ठीक है। लास्ट था आपका कि भारत में शिक्षा के ऊपर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का धन खर्च किया जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप। इसके बाद हमारा आता है (1833) का चार्टर अधिनियम। का चार्टर अधिनियम। एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर अधिनियम जो है एग्जाम के तहत काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अधिनियम को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ब्रिटिश भारत में केंद्रीयकरण की ओर एक मुख्य कदम माना गया है। एक मुख्य कदम माना गया है। दूसरा, जो बंगाल की गवर्नर जनरल का पद था उसे हटाकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। यानी जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे अब उन्हें बंगाल का नहीं भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ठीक है। अगला है आपका जो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और इसी 1833 के अधिनियम के तहत खुली पड़ती सिविल सेवकों के लिए खुली
खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था। ठीक है, यही आपके इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार आप इन्हें देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो है आपका कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का राज्य था, उसका ये आखिरी अधिनियम था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आखिरी अधिनियम था ये। इसके बाद के जो अधिनियम आते हैं वो आते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। इसके बाद जो भी अधिनियम आए वो आए ब्रिटिश यह भारतीय संविधान के विकास का द्वितीय चरण था। प्रथम चरण था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो समय भारत में संविधान के विकास में लगा, और दूसरा समय था आपका ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ठीक है, इस अधिनियम में पहला अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 में जो पहला कार्य किया गया था वो था कि जो भारत का क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कह लीजिए, या जो ब्रिटेन के हाथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में था, वो सभी महारानी ने, यानी ब्रिटिश क्राउन ने, महारानी विक्टोरिया ने अपने अधीन कर लिया था। जो ब्रिटिश अधीन भारत था उसका शासन अब सीधे महारानी, या ये कह लीजिए ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया था। जो भारत में गवर्नर जनरल का पद था, उसे अब वायसराय कहा जाने लगा था। यानी जो गवर्नर जनरल कहा जाता था, अब उसे भारत का वायसराय कहा जाएगा। और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। भारत के प्रथम लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, काफी बार ये पूछा जाता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। एक बात और काफी बार पूछी गई है ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम में कि जो
कि वो समय कौन सा था जब विस्तार बेटे अधिकारियों द्वारा विस्तार की नीति को अपनाया गया। यानी जो क्षेत्र था, अधिकार क्षेत्र था, उस अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की सबसे अधिक कोशिश की गई। वो समय था 1858 का। देख लीजिए एक बार से। इसके बाद आता है आपका भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद 1861। जो भारत परिषद अधिनियम 1861 है, ये भारत के संवैधानिक विकास का, यानी इस अधिनियम को भारत के संवैधानिक विकास का प्रथम प्रयास माना गया है। या यह भी कहा जाता है कि 1861 के अधिनियम के तहत 1861 के अधिनियम के तहत भारतीय संविधान के विकास का सूत्रपात हुआ था। ठीक है। आगे आपका आता है जो भारतीय थे, इस अधिनियम के तहत भारतीयों को भी प्रशासनिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। पहली बार जो ब्रिटेन की जो गतिविधियां थी उन्हें मॉनिटर करने का पहली बार मौका इस अधिनियम के तहत दिया गया था। और इस अधिनियम के तहत ही जो आपके वायसराय होते थे को नियम कानून बनाने की अनुमति दे दी गई थी। यानी वो अधिकार भारत में के जिस क्षेत्र पर हमारा ब्रिटेन का अधिकार था उसके लिए नियम कानून बना सकते थे। इसके बाद यही है बस इसमें आपका एक बार ये। और इसके बाद आपका आता है भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके तहत भारतीयों को आर्थिक नीति और
व बजट पर बहस करने का मौका दे दिया गया था। यानी वो आर्थिक नीति और बजट के विषय में क्वेश्चन पूछ सकते थे, ये पूछ सकते थे कि इसमें क्या हुआ है क्या नहीं है। ठीक है, आगे इसी अधिनियम के तहत निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ था। ठीक है, और जो ब्रिटिश सरकार की काउंसिल थी, ब्रिटिश सरकार की भारतीयों को सदस्यता मिलना प्रारंभ हो गई थी। देख लीजिए, इसमें इतना ही है। इसके बाद आपका आता है भारत परिषद अधिनियम 1909, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। जो लॉर्ड मार्ले थे वो इंग्लैंड में भारत के सचिव थे। और जो मिंटो थे ये भारत के वायसराय थे। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से ही भारत परिषद अधिनियम 1909 आया था। इसीलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के भी नाम से जाना जाता है। और ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम काफी बार पूछा जा चुका है, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। और इस अधिनियम में पहली बार सांप्रदायिकता के आधार पर, यानी मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन के अधिकार की बात कही गई थी कि मुस्लिम जो कैंडिडेट है उसका जो निर्वाचन किया जाएगा वो मुस्लिम के द्वारा किया जाएगा। जो आपके लॉर्ड मिंटो हैं, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। और ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ये पूछा जा चुका है कि सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को
सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। और लॉर्ड मिंटो ने एक बात और कही थी इस अधिनियम में कि हमने जो है नाग के दांत बोए हैं, नाग के दांत बोए हैं जिसके परिणाम बहुत सुखद होंगे। हमने नाग के दांत बोए हैं जिसके परिणाम बहुत सुखद होंगे। देख लीजिए एक बार। इसके बाद आपका आता है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन नियम 1919। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा, इसके नाम से भी जाना जाता है। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कौन थे? ये भारत के में गवर्नर जनरल के पद पर थे। इन्हीं के प्रयासों के द्वारा यह अधिनियम लाया गया था। इसी एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ भी किया गया था। द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ भी इसी एक्ट के अंतर्गत किया गया था। और 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन, लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया। देख लीजिए एक बार। और इसके बाद आता है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम को जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसे एक मील का पत्थर माना जाता है कि भारत के संविधान के विकास में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और यह जो अधिनियम था अपने आप में एक संविधान था, छोटा संविधान जिसे कह सकते हैं। इसमें लगभग 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। दूसरी, इसी के तहत आपकी भारतीय संघ की स्थापना हुई।
भारतीय संघ की स्थापना हुई। और सांप्रदायिकता के प्रतिनिधियों का विस्तार हुआ। सांप्रदायिकता के का विस्तार किया गया। ये कहा कि जो मुस्लिम हैं उनके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए, क्योंकि इनकी नीति थी फूट डालो राज करो। तो ये भारत के टुकड़े करना चाहते थे, भारत में फूट डाल के यहां पर ज्यादा से ज्यादा समय राज करना चाहते थे। इसीलिए इसी समय में यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। की स्थापना 1937 में की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई। सर मोरिस गेवर सर मोरिस गेवर प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मोरिस गेवर थे। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप इसे।